मैं विजेंद्र कुमार आपके बीच में मैथ क्लास लेके आया हूँ। तो आज हम मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैथ हम पढ़ेंगे तो मैथ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ये नहीं है कि मैं आपको ट्री लिखवा दूंगा उस पर क्वेश्चन करवा दूंगा, नहीं। हम मैथ पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक तरीके से एक बार। हाँ, बेसिक बताने के बाद में यदि वो क्वेश्चन ट्रिक से हल हो रहा है तो मैं आपको उसकी ट्रिक जरूर बताऊंगा। तो आप एक बार मुझे वीडियो देखने के बाद में उस पर कमेंट जरूर करके बताना कि सर बेसिक अच्छा रहेगा या फिर ट्रिक से। दोनों में से आपको जो मेथड एक बार आपको अच्छा लगता है कि सर हमें तो ट्रिक से पढ़ना है तो फिर ट्रिक से देखिए, या फिर आप लोगों से बेसिक और ट्रिक दोनों करवाओ तो दोनों से करवा दूंगा। लेकिन जहां तक मेरा अनुभव करता है, यदि आप मैथ को बिल्कुल जीरो से और बेसिक से भी आप समझते हो तो मैथ में कभी दिक्कत नहीं है। और यदि आप उसको ट्रिक से सीखते हो तो आपको आज याद है, कल याद है, 2 दिन तक रख सकते हो। लेकिन जब धीरे धीरे जो आगे बढ़ेंगे तो जो टॉपिक अधिक पढ़ोगे तो पीछे वाली जो ट्रिक आपने पढ़ के आए हो या याद करके आए हो तो वो आप भूल जाओगे। और ये आपको पता है इंसान रख के कितनी याद कर सकता है। हाँ, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो ट्रिक से होते हैं, बेसिक से लॉन्ग रहते हैं, तो वो हम साथ साथ बता दें कि बेसिक से ट्रिक से इन प्रश्नों को करो, बेसिक करने से ये फायदा है और ट्रिक करने से ये फायदा है। यदि आप पर्सन को बेसिक क्लियर कर लेते हो, बेसिक यदि पर्सन क्लियर हो जाता है, बेसिक समझ में आ जाता है, तो आप ट्रिक न तो सीखोगे और न किसी को कहोगे कि ट्रिक से सीखो, नहीं। तो फिर आप क्या कहोगे, इनमें से बेसिक पढ़ेगा। और बेसिक आने के बाद में ट्रिक अपने आप ही बन जाती है। ट्रिक रटने से याद नहीं होती है। जब ट्रिक बेसिक आपको याद होगा उसका कि सर बेसिक हमें याद है, बेसिक हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो उसकी ट्रिक है वो आप अपने आप खुद बना लोगे कि इस ट्रिक से इस टाइप से करेंगे या इस तरीके से इसको करेंगे तो हमें आसानी रहेगी। लेकिन आपको उस पर्सन का पता होना चाहिए। ये नहीं है कि ट्रिक याद रखते कि पर्सन रखते हो तो बिल्कुल गलत है। ट्रिक याद करके पर्सन को रखते हो तो बिल्कुल गलत है। तो पर्सन पढ़ो, पर्सन को समझो, उसके बाद में उसकी ट्रिक याद करो, उसमें फायदा है। पर्सन पढ़ के यदि आप पर्सन को समझ कर उसकी ट्रिक याद करते हो तो आपको ट्रिक याद रहती है कि इस पर्सन में लगा सकते हैं। लेकिन ट्रिक से कभी पर्सन याद मिलेगा और न ट्रिक याद रख पाओगे, क्योंकि 2 दिन पढ़ो तब तक तो ठीक है। 2 दिन में 2-4 पट्टाएं पढ़ लोगे, 5 पढ़ लोगे, 5 ट्रिक याद कर सकते हो। लेकिन जो पढ़ोगे तो डायरेक्ट 2 या 3, 2-2-3, 2-2-3, 2-3 बहुत ज्यादा ट्रिक हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है तो मैथ को सबसे बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और बेसिक पढ़ेंगे। और एक बार आप वीडियो को देखने के बाद में जरूर बता देना कि सिर्फ बेसिक अच्छा लगता है या फिर ट्रिक से अच्छा लगता है। आपका भी तो अनुभव होना चाहिए कि सर हमें तो बेसिक अच्छा लगता है या हमें ट्रिक से अच्छा लगता है। जिसको बेसिक अच्छा लगता है मैं पहले बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको उसकी ट्रिक से बता दूंगा कि शॉर्ट में इस प्रश्न को हम इस तरीके से कर सकते हैं। दोनों तरीके से लेंगे। 3 मेथड होंगे तो 3 में बताऊंगा, 4 होंगे तो 4 बताऊंगा। लेकिन उसमें से आपको जो अच्छा लगे आपके अपने कैपेसिटी के आधार पर कि मुझे तो इस तरीके से याद हो सकता है तो आप उसको उसी तरीके से कर लेना। बेसिक अच्छा लगे तो बेसिक से करो, ट्रिक से लगे तो ट्रिक से लगो, या कुछ मान कर उसको शॉर्ट में और करना हो तो शॉर्ट से कर लेना। तो सबसे पहले मैथ क्या शुरुआत करने जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम से शुरुआत करेंगे, संख्या पद्धति से। बिल्कुल जीरो से चलेंगे। नंबर सिस्टम की हम बात करने जा रहे हैं, संख्या पद्धति। बिल्कुल जीरो लेवल से चलते हैं। ये नहीं है कि एक क्वेश्चन करवा दे संख्या पद्धति बीच में से ले लिया, नहीं। बिल्कुल एक पॉइंट आपको बताऊंगा कि ये पॉइंट कहां से आया, इसमें क्या प्रश्न परीक्षा में आता है क्या नहीं आता है। परीक्षा में आने के बाद ये पहले टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि संख्या पद्धति में कहीं से भी प्रश्न आ जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो इस प्रकार से पढ़ोगे तो फायदा। ये नहीं है रट लिया कि इसको इस प्रकार से कर दो, 1% पढ़ लिया, 2% से पढ़ लिया, 2 प्रॉफिट लेवल से पढ़ लिया, कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करें संख्या पद्धति की। तो संख्या पद्धति के अंदर सबसे पहले जो मैं बात करता हूं, ये अपना वीडियो 5 नंबर फर्स्ट है। और वीडियो को एक बार देखने के बाद में बताना जरूर, अपनी राय भी बताना कि सर बेसिक अच्छा रहता है या फिर ट्रिक से।
ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम संख्या पद्धति में आता है अपने पास अंक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? अंक पढ़ते हैं कि अंक क्या होते हैं। तो अंक जो हम बात करें, अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक की संख्याएं होती हैं। 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सभी क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। 10 यदि हम काउंट करते हैं तो 10 इसमें अंदर नहीं आएगा, क्योंकि 10 एक संख्या हो जाती है। और ये 0 से 9 तक के क्या कहलाते हैं? अंक कहलाते हैं। तो 0 से 9 तक की जो संख्याएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अंक कहलाती हैं। अंक के बाद में संख्या बनती है। अंक के बाद में क्या बनती है? संख्या। तो संख्या किसे कहेंगे? तो संख्या की जब हम बात करते हैं तो संख्या किसे कहते हैं? इन्हीं अंकों को 0 से 9 तक की जो अंक होते हैं इनको इकाई, दाई, सैकड़ा और हजार, इनके स्थान पर रखने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। इनको इकाई, दाई, सैकड़ा व हजार या आगे और चलते जाए, इनके स्थान पर रखने से हमें एक संख्या प्राप्त होती है। और वो संख्या क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। जैसे 0 से 9 तक में से कोई भी उठा लो, मैंने 5 उठा लिया, 6 उठा लिया, 7, 5, 6, 7, इकाई, दाई, सैकड़ा, इन तीनों को मैंने इकाई, दाई, सैकड़े स्थान पर रख दिया तो एक संख्या बन गई। कितनी बन गई? 567। ये अपने आप में एक क्या हो गई? संख्या। जैसे बात करते हैं 1 और 0, 10 हो गए। 10 क्या अपने आप में संख्या, इकाई और दाई। और ले दो संख्या 5, 4, 5, 545, ये भी क्या है? संख्या। यानी ये 0 से 9 तक के जो अंक हैं, 0 से 9 तक अंक हैं, इनको यदि इकाई, दाई, सैकड़ा के स्थान पर रखने से जो संख्या प्राप्त होती है, के स्थान पर रखने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? कि संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी? 10 आएगी। सबसे छोटी संख्या 10। उसके बाद में संख्या बाद में आती है प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। देखते हैं, कुछ बच्चों को पता होगा कि बोर होते होंगे, सिर्फ वही पढ़ा रहे जो हमें आता है, लेकिन कुछ बच्चे नए एग्जाम जब डेवलप करके आएंगे उनको भी तो दिक्कत हो सकती है। कंप्यूटर लेवल में किस प्रकार से पढ़ता है कुछ इनका भी पता होगा, तभी तो कर पाएगा। अगर मैं सोचूं कि ठीक है 2 को आ रहा है, बाकी को नहीं आएगा, तो 2 के भरोसे में कोई क्लास छोड़ सकता हूं। तो इसलिए टॉपिक के बारे में हमें एक बार उसका पूरा पता होना चाहिए कि इस टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें याद रखना, क्या हमें समझना है इसके अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन सब आसानी से हो जाएगा। अब मैं प्राकृत संख्या का प्रश्न लिखवा दूं कि 1 से 10 तक की प्राकृत संख्या का योगफल क्या होगा। लेकिन कुछ बेचारे ऐसे भी तो होंगे मेरे जैसे कि बेचारे वो ये नहीं पता कि प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो उससे पहले कुछ ये जानकारी होनी भी जरूरी है। तो सबसे पहले बात करता हूं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या की बात करता हूं तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या होती है वो होती है 1 से शुरू, 1, 2, 3, 4 और कहां तक होती है? अनंत तक। 1, 2, 3, 4 और कहां तक होती है? अनंत तक। ये सब क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरी परिभाषा मैं बोलूं कि सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। प्रश्न आ जाए कि सभी धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, तो सभी धनात्मक पूर्णांक वो क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या ही कहलाते हैं। क्योंकि सभी संख्या कौन सी होती है? इसमें प्लस प्लस की होती है। धनात्मक संख्या होती है तो 1 से शुरू होती है और 1 से लेकर कहां तक होती है? अनंत तक होती है। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जो सभी धनात्मक पूर्णांक वो क्या कहलाते हैं? प्राकृत संख्या ही कहलाते हैं। क्योंकि सभी संख्या कौन सी होती है? इसमें प्लस प्लस की होती है। धनात्मक संख्या होती है तो 1 से शुरू होती है और 1 से लेकर कहां तक होती है? अनंत तक होती है। यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जो संख्याएं होती है वो कौन सी होती है? प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या के बाद में आता है पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है? पूर्ण संख्या आती है। पूर्ण संख्या की यदि हम बात करते हैं तो कौन सी होती है? सभी धनात्मक पूर्णांक तो होते हैं कौन से? सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं प्राकृत संख्या। और यदि इसमें 0 को शामिल कर दिया जाए,
यदि इसमें जीरो को शामिल कर दिया जाए तो जीरो से शुरू होने वाली संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक होती है? अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी अनंत तक। जो संख्या सभी धनात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या के बाद में आता है पूर्णांक संख्या। कौन सी आती है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होंगी? पूर्णांक संख्या वो होती है सभी धनात्मक पूर्णांक, इसके साथ एक पूर्णांक और होता है ऋणात्मक, तो सभी धनात्मक पूर्णांक और सभी ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या। यानी जिसमें माइनस भी हो संख्या हो और प्लस भी हो, उसमें जीरो भी हो। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, -2, -1, 0, +1, +2 और इधर चलेंगे तो +∞ और इधर आएंगे तो -∞। यो पूर्णांक संख्या होती है जिसमें प्लस, माइनस और जीरो, यानी सभी धनात्मक पूर्णांक व सभी ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह संख्या कौन सी होती है? पूर्णांक संख्या होती है। यहां तक कोई दिक्कत है? हमने 5 पॉइंट पढ़े, अंक पढ़े। सबसे पहले अंक होते हैं वो 0 से 9 तक की संख्या क्या कहलाती है? अंक कहलाती है। संख्या की बात करते हैं तो इन्हीं अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़े के स्थान पर रखने से जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या कहलाती है? संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या की बात करते हैं तो सभी धनात्मक जो पूर्णांक है वो कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो सभी धनात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल कर दिया जाता है। और पूर्णांक संख्या की बात करते हैं तो सभी धनात्मक पूर्णांक वह सभी ऋणात्मक पूर्णांक में जीरो को शामिल किया जाता है तो वो उसमें क्या कौन संख्या होती है? पूर्णांक संख्या, यानी माइनस, प्लस और जीरो। अब हम बात करते हैं आगे 6 नंबर पॉइंट की। वो पॉइंट अपना कौन सा है देखते हैं। आगे बात करते हैं तो आएगी सम संख्या। 6 नंबर पॉइंट सम संख्या। यदि दोस्तों सम संख्या की बात करते हैं तो मोस्टली हम 10th क्लास तक ये पढ़ के आए थे कि जो सम संख्या होती है वो कौन सी होती है। तो सम संख्या ये कहते हैं कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या कहलाती है। जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या कौन सी होती है? सम संख्या कहलाती है। क्या ये बात सत्य है? सत्य है। तो आप बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन सी मानते हैं? 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 बोलते हैं, 4 बोलते हैं, 6 बोलते हैं, 8 और आगे अनंत तक होती है। यानी सबसे छोटी सम संख्या ने किसको बोला? 2 को। लेकिन डेफिनेशन ने क्या बोली है कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या कहती है। तो प्यारे दोस्तों जीरो में भी तो 2 का भाग जा रहा है। एक जीरो संख्या हमने पढ़ी थी पूर्ण संख्या, तो 2 जीरो के अंदर भी तो 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। जा रहा। तो क्या जीरो भी एक सम संख्या नहीं है? अगर 2 जीरो में भाग जा रहा तो आप जीरो को सम संख्या क्यों नहीं बोलेंगे? डेफिनेशन तो आपकी यही है कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वह क्या होगी? सम संख्या। अब जीरो के अंदर 2 का भाग जाएगा। जीरो में यदि आप भाग लगाते हो 2 का तो यहां पर जो संख्या होती है भाज्य संख्या, इस भाज्य के अंदर भाज्य का भाग लगाते हैं या तो ये भाज्य पूरा पूरा आना चाहिए या इसे कम होना चाहिए। तो जीरो लेके आने के लिए 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा। शेष क्या बचा? 0। भाग चला गया। हाँ, परंतु इस कंडीशन को उल्टा कर दे, 2 के अंदर भी हम 0 का भाग लगाते हैं तो इसका मान हमेशा क्या आता है? इन्फिनिटी आता है। 2 के अंदर यदि आप 0 का भाग लगाओगे तो इसका मान क्या आएगा? अनंत। क्योंकि 0 को आप कितनी से गुणा कर दो उसका मान कभी भी 2 नहीं आएगा। कि 0 को किसी भी संख्या से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसका मान हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है, कोई भी अंक नहीं आएगा। लेकिन 2 का भाग यदि आप 0 में लगाते हो तो उसका भाग 0 बार चला जाएगा और उसमें शेष क्या बच जाएगा? 0। हमें तो 0 भाज्य लेके आना था, वो आ गया। तो हम ये परिभाषा कभी नहीं बोलेंगे कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वह सम संख्या कहलाती है। नहीं,
तो इसकी जो परिभाषा होगी वो क्या होगी? सम संख्या की परिभाषा बात करते हैं तो आती है कि एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, या फिर इसको ऐसे मत बोलो तो क्या बोलोगे? सम संख्या की परिभाषा लिखें तो क्या लिखोगे कि वह प्राकृत संख्या, ये बोलो कि वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। यानी प्राकृत संख्या की जब बात करते हैं, प्राकृत संख्या में यदि 2 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वह सम संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। तो प्राकृत संख्या है वो कहां शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। 1 में भाग में जाएगा तो प्राकृत सम संख्या नहीं है, तो किस में जाएगा? 2 में जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा। इसका मतलब है हर एक संख्या के बाद में सम और एक के बाद में विषम। अब हम इसके बाद में एक संख्या बात करते हैं 7 नंबर विषम संख्या की। विषम संख्या की जब बात करते हैं तो क्या है कि अब ये मत बोलना कि पहले यहां पर बोला था हमने कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा वह संख्या कौन सी हो जाएगी? विषम। नहीं, क्या लिखोगे? वह प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, वह प्राकृत संख्या है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो वह संख्या कौन सी कहलाएगी? विषम संख्या। तो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 में भाग नहीं जाएगा तो इसका मतलब 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 यानी हर एक संख्या के बाद में सम आएगी और हर एक संख्या के बाद में विषम आएगी। तो हमने विषम संख्या तक पढ़ा। यहां तक दोस्तों अगर आपको कोई भी दिक्कत हो या कोई बात समझ में नहीं आए, कोई भी कंफ्यूज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, वीडियो देखने के बाद में एक बार इसको सब्सक्राइब कर देना क्योंकि आगे आने वाली हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहेगी। और अब हमारी मैथ और रीजनिंग क्लास आपको डेली हर अपडेट मिलती रहेगी कि आगे का पार्ट है वो डेली मिलता रहेगा। और एक बात तो बता देना कि आपको ट्रिक से अच्छा लगता है या फिर बेसिक्स। धन्यवाद।